कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा दिल्ली एयरपोर्ट से रायपुर आ रहे थे। वे विमान में बैठ भी चुके थे, लेकिन इसी बीच दिल्ली पुलिस ने उन्हें टेक ऑफ से पहले पूछताछ के नाम पर नीचे उतारा। इस घटना के बाद वहां मौजूद कांग्रेस नेताओं ने जमकर प्रदर्शन कर भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में सरकार को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है, ताकि हम ठीक से आयोजन ना कर पाए। इसके साथ ही साथ हमारे मेहमानों को रोका जा रहा है। पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट पर प्लेन से उतारे जाने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी इस महाधिवेशन से डरी हुई है। पवन खेड़ा जी की गिरफ्तारी भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक काला पन्ना है। जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी दी गई है, मुझे लगता है कि इस देश में आतंक का माहौल हो गया है। आप इनके खिलाफ अगर कुछ बोलेंगे तो आप गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, आप राष्ट्रद्रोही कहलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का यही एक चरित्र हो गया और उनकी परिभाषा यही हो गई राष्ट्रवाद की कि जो उनके खिलाफ हम दो और हमारे दो के खिलाफ बोलेगा वो राष्ट्रद्रोही हो जाएगा। विवाद पर छत्तीसगढ़ भाजपा के विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल का कहना है कि अगर किसी ने कुछ गलत नहीं किया है तो उसे क्यों रोका जाएगा। जो अपराधी होगा उसे सजा मिलेगी। पवन खेड़ा ने ऐसा कुछ किया होगा जिसकी वजह से पुलिस ने उन्हें रोका। कांग्रेस सिर्फ भाजपा पर आरोप लगाना जानती है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और मुझे नहीं लगता है कि बिना किसी कारण के किसी को रोका जाएगा। इस देश में लोकतंत्र है, सबको बराबरी का अधिकार है। अगर कोई अपराधी होगा तो उसको तो सजा मिलेगी, उसको तो पुलिस गिरफ्तार करेगी, उसको रोकेगी, जिनसे पूछताछ होगी, जिनके ऊपर में रोक लगी उनको रोकेगी। और तो कांग्रेस खाली आज के समय पर एक ही काम रह गया, आरोप लगाना, दूसरा कोई काम नहीं रह गया। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत ज्यादातर केंद्रीय नेतृत्व रायपुर पहुंच चुका है। वहीं 24 फरवरी से शुरू होने जा रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन पर सबकी नजरें टिकी हुई है। लेकिन अब आरोप प्रत्यारोप की सियासत का कितना असर अधिवेशन पर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। IND24 के लिए रायपुर से निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन पर सबकी नजरें टिकी हैं, लेकिन ये क्या, राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले जिस तरह से ईडी का छापा पड़ा और आज कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता की गिरफ्तारी हुई, मसला असम को लेकर था। असम ले जाने की पूरी कोशिश थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को अंतरिम राहत दे दी और इस तरह से पवन खेड़ा की जो मुश्किलें बढ़ सकती थी वो फिलहाल थमती हुई नजर आई। लेकिन कांग्रेस को जहां बीजेपी पर वार करने का एक बड़ा मौका मिला, तो वहीं बीजेपी ने भी इस मामले में डिफेंड के बजाय पलटवार करना ही ज्यादा उचित समझा। तमाम विषयों पर हमारी चर्चा होगी। सबसे पहले नजर गुहार छत्तीसगढ़ के प्रमुख बिंदुओं की ओर। तो सबसे पहले, क्या महाअधिवेशन को डिस्टर्ब करने की हो रही है कोशिश? सम्मेलन से पहले क्यों शुरू हुआ सियासत का दौर? महाअधिवेशन में क्या लिखी जाएगी आगामी सियासत की स्क्रिप्ट? और अंत में बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को क्यों बताया बेदम? क्योंकि जो आरोप कांग्रेस लगा रही है उसे बीजेपी बिल्कुल भी ऐसा बता रही है कि इसमें कोई दम नहीं है। चर्चा को अब शुरू करते हैं। अभय नारायण राय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के। उमेश गोरमोड़े साहब प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के, और लखन चौधरी साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। अभय नारायण जी, राष्ट्रीय अधिवेशन है और हम समझ सकते हैं आप लोगों की व्यस्तता कितनी होगी, क्योंकि जयपुर के बाद अब रायपुर और चर्चाएं तो बहुत ज्यादा हैं। बहरहाल मेजबानी करने का अवसर छत्तीसगढ़ को मिला है, लेकिन ये क्या सर, ये पहले जो परेशानियां और खलल हो रहा है ये क्या पहले से स्क्रिप्टेड था? क्योंकि जो बयान आप लोग दे रहे हैं उससे तो यही समझ में आ रहा है। विवेक जी, निश्चित रूप से विनाश काले विपरीत बुद्धि। भारतीय जनता पार्टी का अब जाने का समय आ गया है और भारतीय जनता पार्टी का
हताशा छत्तीसगढ़ तक तो सीमित था। छत्तीसगढ़ का नेतृत्व हताश है, छत्तीसगढ़ में नेतृत्व मिल नहीं रहा है, छत्तीसगढ़ में मुद्दे नहीं मिल रहे हैं। लेकिन यही स्थिति दिल्ली की है, यही स्थिति केंद्र सरकार की है। जी जी जिनके ऊपर कांग्रेस ने आयोजन की जवाबदारी दी है, उन नेताओं के ईडी छापा मारती है बिना आरोप, बिना सबूत, और छापा मार के खाली हाथ वापस चली जाती है। छापे के बाद क्या मिला क्या नहीं मिला, छापा उन्होंने क्यों मारा, ये आज तक नहीं बताया, आज तक नहीं बताया गया। और आज तो इंतहा हो गई, आज तो हद हो गया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह राहुल जी की यात्रा से इतने डरे हुए हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह कांग्रेस के अधिवेशन से इतने डर रहे हैं कि यहाँ से क्या मंथन होके निकलेगा, क्या मजबूती आएगी। 9 राज्यों के चुनाव रोड मैप तैयार करेंगे, 2024 के रोड मैप तैयार करेंगे। ये हमारे पार्टी को पकड़ने के लिए वारंट के बिना जानकारी के पहुंच गए जी। तो विमान यात्रियों को लेकर कांग्रेस के साथ, कांग्रेसियों के साथ साथ यात्री भी थे। जो विमान रायपुर के रवाना होने वाला था, विमान में बैठने के बाद उतार दिया। विवेक जी, मेरा प्रश्न है कि अगर कोई FIR थी और दिल्ली पुलिस को उसकी सूचना थी, तो पवन खेड़ा ऐसे व्यक्ति थे जो नामित थे, जिनको दिल्ली के अमित शाह, नरेंद्र मोदी को भी पता मालूम है, पुलिस को तो पुलिस को, वो उनके घर जाते, उनको नोटिस देते, उनको थाने में हाजिर होने बोलते, उनको बताते कि FIR है। लेकिन जब वो अधिवेशन के लिए रवाना हो रहे हैं तो पूरे से पूरी प्लेन को रोका गया, पूरे ड्रामा किया गया वहां। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया पवन खेड़ा जी के साथ, देश की जनता के साथ, संविधान और कानून के साथ आज न्याय हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको अंतरिम जमानत दे दी। चलिए अब ठीक। इस पर अमित शाह जी को जवाब देना चाहिए। हाँ केंद्रीय गृह मंत्री होने के नाते जी। दिल्ली पुलिस और असम पुलिस के बारे में उनको बयान देना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जमानत देती है तो उनकी पुलिस क्या कृत्य कर रही थी कि प्रकट हो जाता है। और विवेक जी, अधिवेशन बहुत मजबूती से होगा, कांग्रेस कार्यकर्ता और रिचार्ज होंगे, और हमारा तो नारा है कि पहले लड़े थे चोरों से, अब लड़ रहे संविधान के चोरों से। पहले लड़ रहे थे हम लोग गोरों से, और अब लड़ रहे हैं संविधान के चोरों से। चलिए मैं उमेश जी से जवाब ले लेता हूँ। उमेश जी, अधिवेशन में इतनी हाँ ठीक है। उमेश जी, पवन खेड़ा को डिटेन करने की कोशिश हुई। अब आप लोग तो बहुत ही विस्तार पूर्वक पार्टी का फैलाव सब जगह हो गया है। असम में किसी को पवन खेड़ा जी की बात अच्छी नहीं लगी होगी कि अरे प्रधानमंत्री जी के बारे में ये क्या बोल दिया, तो असम ले जाने की फिलहाल तैयारी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत जरूर दे दी। तो राष्ट्रीय महाधिवेशन से भी जोड़ा जा रहा है कि परेशान करने की कोशिश है, कहीं से भी मौका मिल जाए, ये आरोप हैं सीधे तौर पर बीजेपी पर। देखिए विवेक जी, जिस प्रकार से घटनाक्रम हुआ है और आपने भी अभी बताया कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली, ये उन लोगों के गाल पर करारा तमाचा है। और इस बात का भी संदेश है कि देश के अंदर में कानून का राज है। और वे लोग भी आज इस बात को समझ ले जो कहते थे कि देश की कोर्ट मोदी जी चला रहे हैं, और जिस प्रकार से अंतरिम राहत मिली है। और कानून कानून इस देश के अंदर में अपना काम नहीं करेगा क्या? अभी मैं अभय नारायण जी को सुन रहा था। आज अभय नारायण जी बड़े मासूम लग रहे थे पुलिस की कार्रवाई के मामले में। जिस प्रकार से असम की पुलिस ने दिल्ली के अंदर में आकर के कार्रवाई की, एक भी प्रोटोकॉल, एक भी कानून के दायरे के बाहर जाके कोई भी कार्रवाई नहीं की। और अभय नारायण जी यहाँ पर आरोप लगाते हुए इसलिए मासूम मुझको लग रहे थे क्योंकि छत्तीसगढ़ पुलिस ने किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर में बिना प्रोटोकॉल का पालन किए पत्रकार के ऊपर कार्रवाई की थी, उस पर भी हमने डिबेट किया था। छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। लेकिन आज जिस प्रकार से यहाँ पर मासूम बन रहे हैं और जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग और जिस प्रकार की स्थितियां यहाँ पर बनी और न्यायालय के अंदर भी गए, न्यायालय के अंदर में जाकर के जिस प्रकार से उनके वकील पवन खेड़ा साहब के वकील अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने वहां पर न्यायालय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, उनकी वकील होने के नाते अपना पक्ष आगे रखा। लेकिन जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग
माननीय पवन खेड़ा साहब ने वहां पर किया था, उस शब्दों को दोबारा दोहराने लायक नहीं बताया उनके वकील ने। और यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता बैठ करके इस विषय को डिफेंड कर रहे हैं। तो कांग्रेस पहले अपना स्टैंड तय करे कि भैया जो पवन खेड़ा साहब ने जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया, दिवंगत व्यक्ति के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया, देश के प्रधानमंत्री के लिए जिस प्रकार से कांग्रेस कह रही है कि जिस तरह से असम पुलिस आई थी, सहमत है क्या? सुनिए तो, कांग्रेस कह रही है जिस तरह से पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही थी वो तानाशाही है, एक मतलब अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगी हुई थी, अनडिक्लेयर्ड। देखिए, इमरजेंसी लगाने वाले अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की यहाँ पर बात कर रहे हैं, उसकी कानूनी प्रक्रिया का यहाँ पर पालन और नहीं हुआ। ये मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है, राजस्थान के मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है कि इमरजेंसी से ज्यादा बुरे हालात कर दिए हैं बीजेपी ने। अशोक गहलोत साहब का स्टेटमेंट बता रहा हूँ। मैंने कहा ना, देखिए मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था कि अभय नारायण जी बड़े मासूम लग रहे हैं, और जिस प्रकार से आपने राजस्थान के मुख्यमंत्री के बयान का जिक्र किया, मैंने तो उनका बयान सुना नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो बड़े मासूम हो रहे हैं आज कांग्रेस के नेता। और कांग्रेस के तमाम नेता बता दें कि अगर कहीं पर भी असम की पुलिस हो, दिल्ली की पुलिस हो, कहीं पर भी जो सामान्य प्रोटोकॉल होता है दो राज्यों के बीच की पुलिस का, जो सामान्य कानून व्यवस्था होती है दो राज्यों की पुलिस के बीच का, अगर उसका कहीं पर भी पालन नहीं किया गया हो छत्तीसगढ़ की पुलिस की तरह, तो ये आकर के यहाँ पर बता दें। केवल ये प्रलाप कर रहे हैं। और मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा जी सर, बोलिए। कि जिस प्रकार के हालात वहां पर एयरपोर्ट के अंदर में बने, ये अभय नारायण जी कह रहे थे कि पूरी फ्लाइट को रोक दिया गया, तमाम तरह के विषय यहाँ पर रख रहे थे। एयरपोर्ट के अंदर में फ्लाइट को रोक करके किस प्रकार की नारेबाजी हुई। एक तरफ तो न्यायालय के अंदर में उस शब्द को दोहराने की बात नहीं कहते हैं, यहाँ तक की माफी तक की बात निकल करके आती है, लेकिन जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग एयरपोर्ट के अंदर बैठ करके मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ऐसे शब्दों का प्रयोग करने वाले नेता यहाँ पर किस बात। चलिए ठीक है, अब आप मत कीजिए उन शब्दों का प्रयोग, आप मत कीजिए, ठीक है। लखन साहब के पास लौटता हूं। लखन साहब, अब मीडिया विभाग के चेयरमैन को गिरफ्तार किया जाना एक ये खबर है। अब देखिए दूसरी खबर यह है कि असम में एफआईआर दर्ज हुई, मामला दर्ज हुआ, तो पुलिस पवन खेड़ा साहब को जो प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी की गई, और कांग्रेस में इस बात को तो खैर मानना भी चाहिए कि किसी ने पवन खेड़ा की उस टिप्पणी का समर्थन नहीं किया, नहीं तो यह भी होता है कि पार्टियां समर्थन में खड़ी हो जाती है। हाँ, विरोध भी नहीं किया, उमेश जी ये भी कह सकते हैं विरोध भी नहीं किया। लेकिन लखन जी, अधिवेशन से पहले मीडिया विभाग के चेयरमैन को इस तरह से गिरफ्तार किया जाना क्या सियासत है, या जो दोनों बातें मैंने बताई है उससे जोड़ के भी आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो दोनों बातें बताई, दोनों बातें हैं, सियासत भी है और भाजपा की एक तरह से बौखलाहट भी कही जा सकती है। विवेक जी, देखिए भाजपा को इस हद तक उतरने की जरूरत नहीं थी। इस तरह से प्रचंड बहुमत की सरकार है केंद्र में, पिछले 9 सालों से मोदी जी की लोकप्रियता जो है इतनी ज्यादा है, आम जनता से लेकर जो है तमाम जगह दुनिया भर में मोदी जी की इतनी जो है पॉपुलैरिटी है, और ऐसे में इस तरह के यदि कदम उठाते हैं तो एक तरह से इसको जल्दबाजी में उठाया गया कदम भी कई जो है सूत्रों से माना जा रहा है, और भाजपा इससे बच सकती थी। देखिए निश्चित रूप से कि पवन खेड़ा जी का बयान जो है अशोभनीय था, और जो है उसकी कोई जो है समर्थन उसको कोई नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसा कि आपने कहा कि विरोध भी भले नहीं किया, और इस तरह की चीजें देखिए दोनों तरफ से होती रही है, और भारतीय राजनीति का हम जो है अमृत काल में पहुंच रहे हैं। 75 साल पूरा हो गया भारतीय लोकतंत्र, लेकिन जिस तरह से मैच्योरिटी आनी चाहिए, परिपक्वता आनी चाहिए शब्दों की जो है, ये चीजें जो है दिनों दिन जो है बढ़ती जा रही है, कहा जाए कम होती जा रही है। तो ये एक दुर्भाग्यजनक स्थिति है हम सब के लिए, राजनीतिज्ञों के लिए भी और आम आदमियों के लिए भी, हमारे लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए सोचने वाली बात है। लेकिन दिक्कत यह है कि आम जनता जो है इन सब चीजों को कभी भी माइंड नहीं करती, और जो वोट पड़ते हैं वो भावनाओं के आधार पर वोट पड़ते हैं। तो इसलिए इस तरह की चीजें रुकने का नाम नहीं ले रही है, और आगे भी नहीं रुकेंगी। ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा, और
विवेक जी और देखिए, जहां और पर मैं आप जी मैं चाहूंगा जी इसमें आप ये बात जोड़िएगा। पवन खेड़ा जी का एक स्टेटमेंट 2 दिनों से बहुत वायरल हो रहा है कि 2004 से 2014 के बीच ईडी ने 112 बार छापे मारे थे, लेकिन इन 8 साल में 3010 छापे मारे गए, जिसमें 95% छापे केवल विपक्ष के नेताओं पर मारे गए। ये पवन खेड़ा के नाम से बिल्कुल स्टेटमेंट काफी बिल्कुल जी बिल्कुल, ये तो जी है ही। ये भी भाजपा हम्म को इतना जो है स्तर पर उतरने की जरूरत नहीं है। मैं तो पहले भी कह रहा हूं कि आपको इतनी घबराहट की क्यों जरूरत है। भाजपा को इतनी ज्यादा इन चलिए, सब मैं चीजों में, ईडी में देखिए उमेश छत्तीसगढ़ में ही उमेश जी इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि उमेश जी देखिए, कई दफा ये होता है, आप पावर में रहते हैं तो सवाल थोड़े ज्यादा होते हैं। आज आपको ऐसा लग रहा होगा कि चाहे अभय जी हो, लखन जी हो, आपसे सवाल कर रहे हैं, लेकिन सर देखिए, पावर में भी जनता ने पहुंचाया है। बहरहाल आप जवाब दे सकते हैं इन आरोपों पर। तो जी नहीं, लखन जी हमेशा सवाल करते रहते हैं नहीं, दोनों और से करते हैं, समय जवाब वो उधर भी निश्चित करते हैं निश्चित सवाल। निश्चित हाँ निश्चित हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही जी कह जी रहा हूँ, मैं जवाब बोलिए देने की सर, कोशिश बोलिए, करूंगा। फिर अभय जी के पास। देखिए, जिस प्रकार से ईडी और ईडी को लेकर के यहाँ पर आपने सवाल खड़े किए, तमाम लोगों ने यहाँ पर सवाल खड़े किए। अगर मैं छत्तीसगढ़ का ही विषय ले, जी कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन आज हो रहा है, कल से प्रारंभ होना जी है। जी और क्या ईडी की कार्रवाई आजकल में बीते एक पखवाड़े में, एक हफ्ते में या एक महीने में चालू हुई है? छत्तीसगढ़ के अंदर में बीते कई महीनों से ईडी की कार्रवाई चल रही है। जी और केवल कार्रवाई चल रही है ऐसा नहीं है, करोड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति, अकूट संपत्ति, किलो किलो सोना और तमाम तरह के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। उसके आधार पर लगातार कार्रवाई चल रही है। इस संबंध में जानकारी ईडी ने भी समय समय पर दी है। बात मुझको यह समझ में नहीं आती है कि जब भी कोई संवैधानिक संस्था इस प्रकार की कार्रवाई करती है, कांग्रेस के नेता एक तरफ तो कानून की दुहाई देते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ इस प्रकार की जब कार्रवाई होती है तो उसके विरोध में आकर के खड़े हो जाते हैं। आपने देखा होगा बीते दिनों में किस प्रकार के ईडी की कार्रवाई को बाधित करने का राजधानी रायपुर के अंदर में प्रयास किया गया। जहां जहां ईडी कार्रवाई कर रही थी, वहां वहां कांग्रेस के तमाम नेता जाकर के धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हुए देखे गए। वहां पर जाकर के किस प्रकार से उस कार्रवाई को बाधित करते हुए देखे गए। और सेम इसी प्रकार का सीक्वेंस जब आदरणीय सोनिया गांधी जी से पूछताछ हो रही थी, चाहे राहुल गांधी जी का विषय हो, वहां पर भी जाकर के किस प्रकार से देश भर के कांग्रेस के नेताओं ने आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया और एक प्रकार से सीधे तौर पर जो कानून की प्रक्रिया के तहत, इस देश के संविधान के तहत कार्रवाई हो रही है, उसको बाधित करने का प्रयास किया। तो ये इनके पेट में तकलीफ क्यों होती है? और यदि कोई जांच एजेंसी अगर कार्रवाई कर रही है तो आप इतने घबराहट में क्यों, आप इतना डर क्यों रहे साहब? अगर आप पाक साफ होंगे तो आप पाक साफ बाहर आएंगे, और अगर आप गलत होंगे तो गलत जनता के सामने आएगा। तो आप इतने बौखलाहट में, इतने चलिए, घबराहट में, और कुल मिलाकर के जी राष्ट्रीय अधिवेशन को जोड़ करके जी ये केवल और केवल राजनीतिक प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं, केंद्र की सरकार के ऊपर आरोप लगाना चाहते हैं। हाँ। और इनका जो राष्ट्रीय अधिवेशन फेल हो चुका है उसको थोड़ा सा माइलेज मिल जाए, इस प्रकार का प्रयास कांग्रेस कर। अभय जी, पवन खेड़ा एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के तमाम टीवी डिबेट्स में जाते हैं। जुबान फिसलना देखिए पवन जी, अभय जी, अलग होता है, लेकिन ये बात आप भी समझते होंगे। कई दफा हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव भी देखते हैं, वहां पर नेताओं से मुखातिब भी होते हैं, तो समझ में आता है कौन सी बात में जुबान फिसली और कहां पहले से एक प्रिटेंड भी होता है, पहले से जो मेंशन। प्रधानमंत्री जी के दिवंगत पिता के बारे में अशोभनीय टिप्पणी, क्योंकि आपको भी पता होगा कि नाम के बीच में पिता का ही नाम लगाया जाता है, और फिर उसके बाद श्रीनिवास बीवी काफी बड़े नेता हैं आपकी पार्टी के, वो तो बाकायदा हैशटैग के साथ उसको ट्वीट कर रहे हैं, ट्वीट देख सकते हैं आप उनका। ये चीज अच्छी है क्या? क्योंकि आप क्लियर बता रहे हैं, कहीं ना कहीं इस चीज का अगर श्रीनिवास समर्थन कर रहे हैं तो और भी बाकी कार्यकर्ता इस तरह के ट्वीट से समर्थन तो कर ही रहे होंगे पवन खेड़ा जी का। इस पर बीजेपी को आपत्ति है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अगर बयान बताना चालू करूंगा तो डिबेट में समय कम हो जाएगा। अच्छा, कल ही नितिन नवीन जी जी जो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के साथ प्रभारी हैं, बिहार के पूर्व मंत्री हैं जी, उन्होंने मोहम्मद अकबर वरिष्ठ मंत्री के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया। उमेश गोलबोड़े जी क्या उनका FIR दर्ज करवाएंगे? मोहम्मद अकबर के लिए, कवर्धा के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया वो किसका अपमान था? रही बात, मैं आपकी इस बात से सहमत कि प्रधानमंत्री सामान्य नागरिक
हाँ किसी के लिए भी कोई भी शब्द जो गलत हो नहीं कहना चाहिए जी मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। जी लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रदेश के योगी जी की भाषा सुन लीजिए, मैं वहां के चौबे जी हैं केंद्रीय मंत्री, उनकी भाषा सुन लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग तो केवल आग उगलने का काम करते हैं साहब, और हम पानी डाल रहे हैं, वो नफरत पैदा कर रहे हैं। हम कर के लिए जनता पार्टी आरएसएस नैतिकता न सिखाए हम सबको। निश्चित रूप से ये जो राजनीति में जुबान फिसलने की बात हो, गलत बयानी की बात हो, बयानों के साथ कांग्रेस कभी खड़ी नहीं होती। लेकिन आप जो कुछ एयरपोर्ट में कब्र खुदेगी कर रहे हैं, अगर एफआईआर थी तो नोटिस जाना चाहिए था पवन खेड़ा के घर, पुलिस को जाना था पवन खेड़ा जी के घर, पुलिस पवन खेड़ा जी कहीं जा नहीं रहे हैं। लेकिन ये क्या है कि जब वो रायपुर अधिवेशन में आ रहे हैं तो आप उनको रोकने जा रहे हैं। ये इनका जाने का समय आ गया है, पाप का घड़ा भर चुका है, अब तो भांडा फूटेगा। और जो 2018 में छत्तीसगढ़ में हर्ष हुआ था, 2024 में वही हर्ष होगा। आप बंगाल में है नहीं, आप आंध्रा में है नहीं, आप महाराष्ट्र में खरीद के सरकार बनाए, मध्य प्रदेश में खरीद के सरकार बनाए, राजस्थान में है नहीं, हिमाचल में है नहीं। कौन सी बड़ी पार्टी है, कौन प्रदेश में राज कर रहे हैं? चलिए ठीक है, यही जनता है, जनता सब कुछ देख रही है। हाँ लोकतंत्र है साहब, यहाँ राजतंत्र नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगा। हम तो हमारे चलिए उमेश जी आप जवाब दे सकते हैं, पर समय बहुत कम है, फिर हम लखन जी का रुख करेंगे। बोलिए। अभय जी ने तो आपके सवालों का जवाब नहीं दिया और ये कह रहे थे कि भैया हम पानी डाल रहे हैं, लोग आग लगा रहे हैं, हम पानी डाल रहे हैं। जरा इनसे पूछ लीजिए, एयरपोर्ट में कब्र खुदेगी का नारा लगा करके कौन सा पानी डाल रहे थे या आग पकड़ने आएंगे तो हम आरती नहीं उतारेंगे। और जिस प्रकार से, अरे भैया जिस प्रकार से वीडियो वायरल हो रहा है, वो आप ही के तमाम लोगों ने उस वीडियो को वहां पर किया है, और जिस प्रकार से ये राष्ट्रीय अधिवेशन और तमाम तरह के आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। भ्रष्टाचार की पोल छत्तीसगढ़ में खुल रही है और आने वाले समय के अंदर में पूरी पोल खुलेगी, और इसीलिए घबराहट और बौखलाहट में आज कांग्रेस पार्टी यहाँ पर नजर। एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया लखन जी आपसे। विवेक जी, इस तरह की जितनी घटनाएं हो रही है, उन घटनाओं से इस अधिवेशन पर कोई प्रभाव पड़ेगा, कोई असर पड़ेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। कांग्रेस इन तमाम घटनाओं से कांग्रेस जो है और मजबूत होकर निकलेगी, कांग्रेस के भीतर और जो है एकता स्थापित होगी मुझे लगता है। और इस अधिवेशन के मायने इसलिए भी है क्योंकि इस साल 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो 9 राज्यों में चुनाव जो होंगे उसके जो है असर फिर अगले साल 2024 की दशा और दिशा को तय करेंगे। इसलिए इस अधिवेशन को कांग्रेस को जो है अपने अंदरूनी और विपक्षी एकता दोनों को जोड़ने में जो है कंसंट्रेट करना चाहिए, तो इससे कांग्रेस को फायदा होगा। बाकी भाजपा जो है इस तरह की चीजें तो करती रहेगी, सियासत जारी रहेगी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, समय हमारे पास समाप्त हो चुका है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सियासत में आखिर जब जुबानी जंग होती है तो मर्यादा का क्या कोई ध्यान नहीं रखता? उन्हीं शब्दों को क्यों बार बार दोहरा दिया जाता है जिन पर बवाल होता है? जाहिर सी बात है, जब विपक्षी पार्टी दूसरी पार्टी के किसी बड़े नेता पर निजी टिप्पणी करे कोई नेता, तो कैसे हो सकता है कि सियासत में भूचाल ना आए? कुछ इसी तरह की स्थिति फिलहाल देखने को मिली। प्रधानमंत्री पर जिस तरह की टिप्पणी की है कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने, जिस पर बीजेपी आक्रामक नजर आई, लेकिन सियासत में जुबान किस तरह की होनी चाहिए, क्योंकि उसका असर कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं पर भी पड़ता है। नेता जो भी बोलते हैं उसका असर कार्यकर्ताओं पर पड़ता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे अहम बात कि जनता भी आपको सुन रही होती है और वहां से परसेप्शन बना लेती है कि आप किस तरह का बयान दे रहे हैं। नेताओं को ध्यान रखना चाहिए कि उनके बयान नोटिस किए जा रहे हैं, और उसे और कोई नोटिस नहीं करता, उसे जनता नोटिस करती है। ये बात का ध्यान रखना चाहिए। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।